नहीं तो ये वहां से हंसेगी और मुझे हंसाएगी। सही लाइव हो रहा। साथियों, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के शतवार्षिकी समारोह में यह जानना उचित होगा और प्रेरणादायक भी होगा कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में, जिसे आजकल हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ। हकीकत यह है कि भारत में पार्टी के विकास के साथ उत्तर प्रदेश का नाम कई रूपों में जुड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ताशकंद में 17 अक्टूबर को हुई थी। लेकिन वहां स्थापित कम्युनिस्ट ग्रुप के साथी जो भारत आ रहे थे, यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन के काम को तेज करने के लिए उनमें से अधिकांश पकड़ लिए गए थे और उन पर एक के बाद एक 3 पेशावर षड्यंत्र केस चलाए गए थे। लेकिन उन 7 साथियों में से एक शौकत उस्मानी भारत आने में सफल रहे और काफी समय तक उन्होंने कानपुर में मजदूरों के बीच में काम किया तथा संयुक्त प्रांत के आंदोलन में योगदान दिया। 1920 और 24 के बीच भारत में कई कम्युनिस्ट ग्रुप विकसित हो गए थे, मुंबई में, मद्रास में, बंगाल में। लेकिन संयुक्त प्रांत में ऐसे किसी संगठित ग्रुप के होने का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कानपुर में सत्यभक्त के द्वारा 1924 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम से एक साम्यवादी दल का गठन किया गया था। सत्यभक्त जी का मार्क्सवाद के प्रति दृष्टिकोण जो था, उनकी समझ जो थी, उसकी सीमाओं के बावजूद हमें उन्हें इसका श्रेय देना होगा कि वह साम्यवाद की दिशा में, यानी जनता के, मेहनतकश आवाम के मुक्ति के संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में सोच रहे थे, काम कर रहे थे। 1924 में ही कानपुर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कम्युनिस्ट ग्रुप भारत में बन गए थे, उनके नेताओं को गिरफ्तार करके कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। इस तरह कम्युनिस्टों पर भारत के अंदर एक बड़ा हमला जो पेशावर षड्यंत्र केस के बाहर हुआ, वह कानपुर में, यानी संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में ही हुआ। इस कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान सुनवाई में जो सरकारी वकील था, उसके द्वारा यह कहा गया कि इन आरोपियों को कम्युनिस्ट होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मुकदमा चलाया जा रहा है कि वह भारत में ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसके बाद ही 1925 में सत्यभक्त के द्वारा भारत के सभी कम्युनिस्टों को आमंत्रित कर दिसंबर 1925 में एक सम्मेलन किया गया, जिसका मकसद
एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ढांचे को खड़ा करना था। दूसरे जो ग्रुप थे, जब उनको मालूम हुआ कि सत्यभक्त ने यह आमंत्रण दिया है, तो यह सोचकर कि भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन गलत या आधी अधूरी समझ रखने वाले के हाथ में न चला जाए, उन सब ने निश्चय किया कि वह इसमें भागीदारी करेंगे। सम्मेलन कानपुर में ही क्यों, इसके बारे में यह तर्क दिया गया कि उस समय कानपुर षड्यंत्र केस के ठीक बाद के माहौल में जो जोश और उत्साह कम्युनिज्म को लेकर कानपुर में था, वह किसी अन्य केंद्र में नहीं था। 3 दिन चले इस सम्मेलन में सत्यभक्त जी की कोशिश यह थी कि भारत में एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाए जिसका दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन से कोई रिश्ता ना रहे, और इसलिए उन्होंने नाम प्रस्तावित किया इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन मौजूद प्रतिनिधियों के बहुमत ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पार्टी का नाम रखा गया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह कानपुर के सम्मेलन में एक टकराव था संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच में और सर्वहारा वर्ग के अंतर्राष्ट्रीयता की सोच में। जीत अंतर्राष्ट्रीयतावाद की हुई। अपनी बात स्वीकार न होने के कारण सत्यभक्त कॉन्फ्रेंस से चले गए, सारे कागजात को अपने साथ ले गए, और इस तरह 1925 के कम्युनिस्ट आंदोलन में हम कानपुर में एक अखिल भारतीय ढांचे को खड़ा होते हुए पाते हैं। एक संविधान बनाया गया, एक केंद्रीय कमेटी चुनी गई जिसके मंत्री एसवी घाटे को बनाया गया। सत्यभक्त ने आगे चलकर एक आध साल बाद अपनी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, जो ज्यादा दिनों नहीं चली और उसके बाद से वह कम्युनिस्ट आंदोलन से ही बाहर हो गए। 1925 के कम्युनिस्ट सम्मेलन का महत्व इस दृष्टि से है कि स्थापना तो पार्टी की पहले ग्रुप की ताशकंद में हुई 7 व्यक्तियों के द्वारा, जिन्होंने शफीक अहमद को अपना सेक्रेटरी चुना था, लेकिन भारत के अंदर एक अखिल भारतीय ढांचा खड़ा करने का पहला प्रयास 1925 के कानपुर कॉन्फ्रेंस में हुआ, और भारत के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन की पहली दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस और कानपुर का सम्मेलन यूपी में ही हुआ। 1925 से लेकर 1929 के बीच का समय भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी कम्युनिस्ट नेताओं और पार्टी के देखरेख में किसान मजदूर पार्टियों के गठन का रहा। उस समय पार्टी की सोच थी कि एक साझा मंच
किसानों, मजदूरों और निम्न पूंजीपति तबकों को लेकर खड़ा किया जाए साम्राज्यवाद के विरोध में, और साथ ही मेहनतकश अवाम, किसानों और मजदूरों के बुनियादी सवालों को भी उठाया जाए। इन्हीं कामों को करने के लिए पहले बंगाल में, फिर बंबई में, उसके बाद मद्रास में वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। आगे चलकर पंजाब में उसका गठन हुआ और उसके बाद राजपूताना में हुआ। आखिर में उत्तर प्रदेश में भी वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी बनाई गई। यह एक बात ध्यान में रखने की है, वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी एक आगे की दिशा में कदम था, लेकिन वह कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। वह तो एक मंच था जिसका इस्तेमाल कम्युनिस्ट सार्वजनिक जीवन में खुलकर अपने वर्गों के बीच में काम करने, उनकी एकता कायम करने के लिए कर रहे थे। कभी कभी यह मान लिया जाता है कि वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी वह कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूप थी। ऐसा नहीं, उन पार्टियों में कम्युनिस्ट काम कर रहे थे, कम्युनिस्ट उनको दिशा निर्देशित कर रहे थे। 1925 में जो केंद्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी बनी थी, वह उसके बारे में अपने साथियों को दिशा निर्देशित कर रही थी, लेकिन वह कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं थी। इस बारे में हमें कोई गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। संयुक्त प्रांत में वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी का गठन 1929 में मेरठ में एक सम्मेलन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता केदारनाथ सहगल ने की। उसके बाद ही अखिल भारतीय वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी कलकत्ता के एक सम्मेलन में बने, लेकिन वह आज की चर्चा का विषय नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1920 के दशक में, हालांकि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में कम्युनिस्ट आंदोलन कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, कोई बहुत बड़ी संख्या कम्युनिस्टों की यहां नहीं थी, लेकिन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ने, कानपुर पार्टी कांग्रेस ने, मेरठ में वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टीज के गठन ने यहां पर जमीन तैयार कर दी थी एक संगठित और मजबूत कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास के लिए। यह विकास हमें 1930 और 1947 के बीच में देखने को मिलता है। इन 17 साल के दौरान संयुक्त प्रांत में कई मजबूत आधार कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन के खड़े हुए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से वह आधार बने। उन पर व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करने से पहले यह देखना उचित होगा कि यह संयुक्त प्रांत की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करने में भूमिका किसकी रही। इसमें एक धारा थी ट्रेड यूनियन आंदोलन की। संयुक्त प्रांत में कानपुर एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। वहां का मजदूर वर्ग बहुत पहले से ही जुझारू तेवर अपनाने लगा था। 1918 में
कानपुर मजदूर सभा की स्थापना हुई थी, उस समय तो इसका नेतृत्व प्रगतिशील लेकिन सुधारवादी व्यक्तियों के हाथ में था। लेकिन 1930 आते आते कानपुर मजदूर सभा पूरी तरह से लाल झंडे के प्रभाव में आ गई थी। उस समय कानपुर के मजदूर आंदोलन में पीसी जोशी, अजय घोष तो सक्रिय थे ही। इसके साथ ही जैसा कि मैंने उल्लेख किया, शौकत उस्मानी जो पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से थे ताशकंद में, वह भी थे। मौलाना यूसुफ जो संत सिंह का नाम था, और दूसरे साथी भी उसमें सक्रिय काम कर रहे थे। इन्होंने कानपुर में युवा मजदूरों को संगठित करने के लिए लाल फौज नाम से ट्रेड यूनियन के अंदर ही एक संगठन खड़ा किया, और अजय घोष तथा पीसी जोशी ने कानपुर के अंदर मजदूरों के बीच स्टडी सर्कल शुरू किया, जिससे मजदूरों को राजनीतिक तौर पर जागरूक करके उन्हें पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, और उनके ये प्रयास सफल भी हुए। दूसरी धारा जो संयुक्त प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुई, वह है छात्रों के बीच में आई चेतना। उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग पहले से ही स्टूडेंट्स भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। कानपुर के कॉलेज उसके केंद्र थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसके केंद्र थे, बनारस था। लेकिन 1930 के दशक में दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता ने और सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से एक तरह से मोहभंग होने के चलते तथा रूस की समाजवादी क्रांति और सोवियत यूनियन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर यह नौजवान छात्र तबका तेजी के साथ कम्युनिज्म की तरफ मुड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना और प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरू के दिनों में मजदूर आंदोलन और छात्र आंदोलन ये दो मुख्य धाराएं थी, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश के किसानों में भी जागरूकता आ रही थी। किसान भी संगठित हो रहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव के क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास में किसान संघर्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और यह योगदान खासतौर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद और आजादी के समय के बीच के दौर में हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। हालांकि इसकी जमीन 1920 के दशक के अवध प्रदेश के एक आंदोलन के द्वारा तैयार हो गई थी किसानों में जागरूकता की। चौथी जो महत्वपूर्ण बात हम उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास में और शुरुआत के दिनों में देखते हैं, वह है युवा प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग की योगदान। 1930 में, जैसा आप सभी को मालूम है,
4 मुस्लिम नौजवानों ने अंगारे नाम से कहानियों का एक संग्रह निकाला था, जिसने उसमें तहलका मचा दिया। वे सभी कम्युनिस्ट ग्रुप में आए। सज्जाद जहीर, महमूद उल जफर, नूरुल हसन, अलीम साहब, जैड अहमद, उस जमाने की जो भी प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवी साहित्य कर्मी थे, कैफी आजमी वगैरह, वह सब इस दौर में संयुक्त प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े और उनमें से कई आगे चलकर केंद्र से काम करने के लिए मुंबई चले गए, जो इसे आजकल हम मुंबई कहते हैं। तो ये धाराएं थीं जिन्होंने इन 17 वर्षों में संयुक्त प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास में मदद दी, कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम थोड़े माइक्रो स्टडी पर आ जाते हैं। संक्षेप में उन क्षेत्रों के बारे में देखेंगे जहां इस दौर में कम्युनिस्ट आंदोलन ने विशेष रूप से प्रगति की। इनमें पहला क्षेत्र हो जाता है कानपुर का। कानपुर में सत्यभक्त ने, जैसा मैंने बताया, अपनी समझ की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी 24 में। वहीं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला, वहीं कानपुर कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ, वहीं पर सत्यभक्त ने अपनी दूसरी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। कानपुर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक मुख्य केंद्र रहा, जिसके नौजवान, जिनमें भगत सिंह, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आदि शामिल हैं, समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो कानपुर में एक माहौल था। 1930 में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, कानपुर का मजदूर आंदोलन पूरी तरह से कम्युनिस्ट नेतृत्व के हाथ में आ गया था और वहां पर मजदूरों के अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सदस्यों की और नेताओं की एक खेप तैयार हुई थी, जिनमें शिव सिंह भी थे, संतोष कपूर भी थे, नंद किशोर दीक्षित भी थे और दूसरे कई लोग थे। 30 के दशक के मध्य में कानपुर में छात्र आंदोलन ने भी जोर पकड़ा और छात्रों के अंदर से सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक पूरी ग्रुप कानपुर कम्युनिस्ट पार्टी को मिली, जिसमें आनंद माधव थे, युधिष्ठिर थे। 1935 में कानपुर में जिला इकाई का गठन हुआ। नंद किशोर दीक्षित को उसका सेक्रेटरी बनाया गया। 1938 और 40 के बीच में कानपुर के अंदर मजदूर आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ। मजदूरों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। सबसे बड़ा हड़ताल आंदोलन 50 दिन तक चला और इस आंदोलन के फलस्वरूप भी कानपुर में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की, जो आगे चलकर मुख्य नेता बने, एक ग्रुप तैयार हुआ, जिसमें कॉमरेड निजाम थे,
कॉमरेड गफूर थे। तो कानपुर में मजदूर और छात्र आंदोलन के मिलने से कानपुर का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। 1939 में जब विश्व युद्ध छिड़ा, पार्टी ने उसके पहले दौर को साम्राज्यवादी युद्ध के रूप में सही ढंग से रेखांकित किया और यह कहा कि हमें इस साम्राज्यवादी युद्ध को भारत के मुक्ति संघर्ष के युद्ध में बदलना है। तो सरकार के द्वारा तीखा हमला पार्टी पर किया गया। हमला पूरे देश में हुआ और इसलिए संयुक्त प्रांत भी उससे बचा नहीं रहा। कानपुर के अधिकांश नेताओं को, कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से जिनको ज्यादा खतरनाक माना गया, उन्हें राजस्थान के देवली कैंप में भेज दिया गया। कालीशंकर शुक्ला, नंद किशोर दीक्षित, इनको कानपुर जेल में रखा गया। कुछ कामरेड जो भूमिगत हो गए, वह अपने को बचाने और काम करने में लगे रहे। कालीशंकर शुक्ला और नंद किशोर दीक्षित, यह दोनों कानपुर जेल से फरार होकर भूमिगत हो गए और कानपुर में पार्टी के काम को करते रहे। 1944 में कॉमरेड नंद किशोर दीक्षित का देहांत हो गया, तो कुछ समय के लिए कॉमरेड कालीशंकर शुक्ला जिला मंत्री रहे और 1-2 साल बाद कॉमरेड मुनीश रजा को, जो एक प्रसिद्ध विद्वान है, हम सभी इनको जानते हैं, उन्हें कानपुर का जिला मंत्री बना दिया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कानपुर में छात्र आंदोलन भी तेज हुआ, मजदूर आंदोलन भी तेज हुआ। नौसैनिक विद्रोह को खुलकर समर्थन दिया गया। आजाद हिंद फौज के समर्थन में सड़कों पर मजदूर और विद्यार्थी आए और इसी दौर में जनवरी 6, 1947 को मजदूरों की हड़ताल के बाद मजदूरों का जुलूस निकल रहा था। प्रदेश में अंतरिम सरकार थी। गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसमें उनको मुख्यमंत्री नहीं, बहुत बाद में कहा जाता था, थे। उस जुलूस को पुलिस ने घेरा, रोका, लाठियां चलाई, बाद में गोलियां चलाई गई और 6 जनवरी 1947 को कानपुर में 7 मजदूर साथी शहीद हो गए, जिनमें एक महिला साथी भी थी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। यह था कानपुर में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास की एक रूपरेखा। अब हम आ जाते हैं इलाहाबाद पर। इलाहाबाद में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत छात्र आंदोलन के माध्यम से हुई। कॉमरेड पीसी जोशी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे और उस समय वो विद्यार्थियों के बीच में सक्रिय थे। वह कुछ समय के लिए इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में ट्यूटर के रूप में भी कार्यरत रहे, लेकिन उसके बाद वह वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी में सम्मेलन में चले गए और लौटने के बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। और यह मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी संयुक्त प्रांत में ही हुआ। 1929 में केस शुरू हुआ, 1933 तक चला।
और ये सारे कम्युनिस्टों के खिलाफ मुकदमे संयुक्त प्रांत में क्यों किए जाते थे? क्योंकि संयुक्त प्रांत में उस समय सुनवाई के लिए जूरी सिस्टम नहीं था, इसलिए इस बात की गुंजाइश नहीं रहती थी कि कहीं जूरी सरकार के खिलाफ फैसला ना सुना। इस बात की पुख्ता गारंटी हो जाती थी कि जिन पर मुकदमा चलेगा उन्हें सजाएं जरूर मिलेगी। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की सुनवाई तो उस जज ने की थी जिसने चौरी चौरा कांड में 172 किसानों को मौत की सजा सुनाई थी। तो 1930 में इलाहाबाद में काम थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन कुछ ही समय के लिए। इसी दौर में कॉमरेड विश्वनाथ मर्दाना, जो पहले कानपुर में सक्रिय थे, इलाहाबाद आए। रमेश सिन्हा से उन्होंने संपर्क किया और पीसी जोशी से के पुराने संपर्क और कॉमरेड मर्दाना के प्रयासों के फलस्वरूप रमेश सिन्हा और उनके साथ हर्षदेव मालवीय, जो दोनों ही उस समय छात्र थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए। यह इलाहाबाद के एक तरह से पहले दो कम्युनिस्ट साथी थे। हर्षदेव मालवीय ने किसानों के बीच काम करने को चुना और उन्होंने उस इलाके में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रमेश सिन्हा इलाहाबाद के छात्रों के बीच में सक्रिय रहे और इस छात्र आंदोलन से आगे चलकर कई कम्युनिस्ट साथी निकले। महादेव नारायण टंडन, नूरुल हसन, जैद-ए अहमद, यह सब इलाहाबाद के छात्र आंदोलन से कम्युनिस्ट आंदोलन में आए व्यक्ति थे। शिवदान सिंह चौहान भी उनमें थे। 1935-36 में इलाहाबाद में कम्युनिस्ट आंदोलन का, जैसा कि रमेश सिन्हा कहते हैं अपनी आत्मकथा में, एक नया दौर आरंभ हुआ, क्योंकि केवल इलाहाबाद के छात्र ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशों से पढ़कर आए कॉमरेड्स भी इलाहाबाद में आए और वहां पर उन्होंने काम शुरू किया। और इस तरह इलाहाबाद में पार्टी के काम में तेजी आने लगी। इलाहाबाद में जो यूनिट गठन हुई उसके पहले मुखिया छात्र आंदोलन से निकले ओम प्रकाश सेंगल थे। इसी दौर में यह भी तय किया गया कि इलाहाबाद में पार्टी का एक प्रादेशिक गुप्त कार्यालय बनाया गया, क्योंकि आपको याद होगा 1934 में पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और उससे जुड़े हुए सारे जन संगठन भी गैर कानूनी हो गए थे। इसलिए संयुक्त प्रांत में और देश के दूसरे इलाकों में जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे वह एक ओर तो गुप्त कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के रूप में थे, दूसरी ओर वह कांग्रेस के और खासकर 1934 में बने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बनकर उनके माध्यम से जनता के बीच में अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे। वह संयुक्त मोर्चा की नीति को लागू कर रहे थे।
1936 का वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा के कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन के इतिहास में विशेष महत्व का हो जाता है। यह वो साल है जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। यह वह साल है जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। यह वह साल है जिसमें अखिल भारतीय छात्र संगठन बनाया गया और इन तीनों ही संगठनों में कम्युनिस्टों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कम्युनिस्ट अपनी ऊर्जा और कार्य क्षमता के बल पर शीर्ष महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रहे थे और सम्मान हासिल कर रहे थे। महादेव नारायण टंडन कहा करते थे कि यह दौर एक प्रकार से गांधी जी के बंदर और लेनिन के लंगूर के बीच प्रतियोगिता का दौर था और इसमें लेनिन के लंगूर यानी भारत की उत्तर प्रदेश में का जो कम्युनिस्ट थे वे कांग्रेसियों पर 19 नहीं 20 हो रहे थे। वापस इलाहाबाद पर 1936 में ही इलाहाबाद में यह तय किया गया कि पार्टी का एक गुप्त कार्यालय बनाया जाए जो पार्टी के अंडरग्राउंड साथियों के मिलने का काम करने का केंद्र के रूप में रहे। इसके लिए बिरहाना रोड पर एक मकान लिया गया और वहां पर इस कार्यालय की स्थापना की। इलाहाबाद से ही एक साप्ताहिक और एक मासिक पत्र का साप्ताहिक नया हिंदुस्तान और मासिक प्रभा का प्रकाशन हुआ कम्युनिस्ट विचारधारा को आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए। 1935 से ही यह महसूस किया जाने लगा था कि समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों का, जो जैसा कि मैं बता चुका हूं उस जमाने में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध था, उसके कम्युनिस्टों का एक प्रांत स्तरीय संगठन खड़ा किया गया। इसके लिए 1935 में तय किया गया कि कानपुर में एक सम्मेलन किया जाए। उसकी तैयारी पूरी हो गई, प्रतिनिधियों का पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन पुलिस को उसका सुराग मिल गया और इसलिए गिरफ्तारियों से बचने के लिए सम्मेलन को किए बगैर ही कॉमरेड वहां से बिखर कर अपनी अपनी जगह चले गए। 1936 में कॉमरेड आर.डी. भारद्वाज ने, रुद्रदत्त भारद्वाज, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश और बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने और जो एक प्रकार से यहाँ के कम्युनिस्ट आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने तय किया कि समय आ गया है कि 1936 में एक बार फिर से प्रादेशिक ढांचे को जो अंडरग्राउंड पार्टी का हो खड़ा किया जाए। इस बार तय किया गया कि अक्टूबर में लखनऊ में यह सम्मेलन हो। अक्टूबर 1936 में कम्युनिस्ट साथी लखनऊ के मनकापुर हाउस में इकट्ठे हुए। सभी कम्युनिस्ट साथियों को नहीं बुलाया गया। जो साथी लखनऊ में भी थे उनको भी नहीं बुलाया गया। केवल गुने चुने मुट्ठी भर साथियों को
जिनके बारे में तय था कि वह अंडरग्राउंड रहकर काम करेंगे, पार्टी के भूमिगत आंदोलन को और कार्रवाइयों को संचालित करेंगे, उन्हें इस सम्मेलन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में कॉमरेड अयोध्या प्रसाद भी थे। कॉमरेड अयोध्या प्रसाद संयुक्त प्रांत के सबसे पुराने कम्युनिस्टों में थे। वह कानपुर सम्मेलन में भी मौजूद थे और उसके बाद भी वह सक्रिय रहे। कॉमरेड रुद्रदत्त भारद्वाज के सुझाव पर लखनऊ के इस गुप्त सम्मेलन में कॉमरेड अर्जुन अरोरा को, जो कानपुर से थे, पार्टी का प्रदेश का सचिव चुना गया और यह भी तय किया गया कि लखनऊ में पार्टी का अंडरग्राउंड कार्यालय खड़ा किया जाए। इसके लिए डालीगंज में एक मकान किराए पर लिया गया। तय हुआ कि 3 साथी वहां रहकर काम करेंगे। एक तो कॉमरेड रुद्रदत्त भारद्वाज जी स्वयं थे, दूसरे कॉमरेड रमेश सिन्हा थे और तीसरे बनारस के छात्र आंदोलन से निकले कॉमरेड जगन्नाथ भट्टाचार्य थे। इन तीनों ने लखनऊ के इस कार्यालय से मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन वो कुछ ही दिन काम कर पाए। पुलिस को इस कार्यालय का सुराग मिल गया। एक दिन छापा मारा गया। सौभाग्य से कॉमरेड आर.डी. भारद्वाज उस वक्त कार्यालय पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कॉमरेड रमेश सिन्हा और जगन्नाथ भट्टाचार्य को वहां से पकड़ लिया गया और इससे वो कार्यालय बंद हो गया। तो यह थे कॉमरेड इलाहाबाद में पार्टी का बनना और विकास कैसे शुरू हुआ। कानपुर के बगल में उन्नाव में भी पार्टी तेजी से उभरी और इसमें मुख्य भूमिका कॉमरेड शिव कुमार मिश्र की रही। शुरू में कॉमरेड शिव कुमार मिश्र का और उनके साथियों का संबंध सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के साथ था, लेकिन बाद में 1930 के दशक के मध्य में उनका वहां से मोहभंग हो गया। वह कानपुर के कम्युनिस्ट मजदूर नेता शिव सिंह के संपर्क में आए। उन्हें कॉमरेड भारद्वाज से भी वार्तालाप करने का मौका मिला और उनके आचरण और सिद्धांतों से प्रभावित होकर कॉमरेड शिव कुमार ने कम्युनिस्ट बनने का तय कर लिया। इतना ही नहीं, उन्नाव में उन्होंने जो नवयुवक सभा क्रांतिकारी संगठन के रूप में गठित की थी, उसके सभी साथियों को भी उन्होंने प्रेरित करके कम्युनिस्ट बना लिया और इस तरह उन्नाव में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और चूंकि उन्नाव कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, इन सभी कम्युनिस्ट साथियों ने किसानों के बीच में काम करने का निश्चय किया। 1939 में उन्नाव की इकाई खड़ी हो गई थी। विश्व युद्ध के दौरान उन्नाव में कम्युनिस्ट आंदोलन का और विस्तार हुआ। किसानों के बीच में काम बढ़ा। मुकुर में एक मजबूत अड्डा बनाया गया। 44 के आसपास वहां कम्युनिस्टों की एक बस्ती खड़ी की गई, जिसको मार्क्स नगर का नाम दिया गया। और जैसा आगे हम चर्चा करेंगे,
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्नाव में एक मजबूत किसान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, जिससे नए कॉमरेड निकले और उनमें से एक कॉमरेड रघुनाथ सिंह वर्ग दुश्मनों के हमले में शहीद भी हुए। लखनऊ में कम्युनिस्ट आंदोलन छात्रों और बुद्धिजीवियों के द्वारा आरंभ किया गया था। यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया के पढ़े हुए और साथ ही विदेशों से पढ़कर आए हुए छात्रों में साम्यवाद की तरफ रुझान पहले से ही था। लंबे समय तक यहां पर सज्जाद जहीर, महमूद जफर, हाजरा बेगम, राशिदा जहां आदि सक्रिय रहे। इनमें राशिदा जहां का व्यक्तित्व बहुत ही डायनामिक था। वो बहुत ही सक्रिय कम्युनिस्ट थी। उन्होंने उस समय के लखनऊ के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की मदद की। उनके द्वारा संसाधनों से ही यह मुमकिन था कि लखनऊ में उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 12 गुप्त अड्डे चल रहे थे। उनका हॉस्पिटल कम था, कम्युनिस्टों के मिलने ठहरने की जगह ज्यादा थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। यह वही थी जो प्रेमचंद को सम्मेलन की सदारत के लिए तैयार करके लाई थी। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन या इप्टा के फाउंडर मेंबर्स में से थी। इतना ही नहीं, वह आसपास के क्षेत्र में जो कम्युनिस्ट आंदोलन चलते थे उनमें भी सक्रिय भागीदारी करती थी। मुकुर के किसान आंदोलन के दौरान वह कई बार उन्नाव गईं और वहां के गांवों में रहीं, वहां के महिलाओं को प्रभावित किया और उस दौर के किसान आंदोलन में उन्नाव क्षेत्र में अगर महिलाओं ने कुछ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की तो इसका श्रेय एक सीमा तक कॉमरेड राशिदा जहां को भी जाता है। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर यह एक तरह की पट्टी थी जो कम्युनिस्ट आंदोलन की दौड़। दूसरी तरफ इलाहाबाद और बनारस में भी कम्युनिस्ट आंदोलन छात्रों के द्वारा आगे बढ़ा। रुस्तम जी सैटिन, एस.बी. त्रिपाठी, चटर्जी, मित्रा, ये सब विद्यार्थी थे जो सक्रिय होकर के कम्युनिस्ट आंदोलन में आए। आजादी के महायुद्ध समाप्त होने के बाद के दिनों में सही अर्थों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास किसान आंदोलन के माध्यम से हुआ, जिसकी चर्चा मैं आगे चलकर करूंगा। आगरा में भी
कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना 1930 के दशक के अंत तक हो गई थी। कॉमरेड महादेव नारायण टंडन जब इलाहाबाद में स्टूडेंट थे तभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए थे। इलाहाबाद से वो कुछ दिन इटावा रहे और बाद में आगरा चले गए और आगरा में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसमें उनका साथ मुख्य रूप से उन दो नौजवानों के द्वारा दिया गया जो आगरा में डॉक्टरी पढ़ने के उद्देश्य से आए थे। एक थे झांसी से आए अब्दुल हफीज साहब और दूसरे थे सुल्तानपुर से गए डॉक्टर बीपी शुक्ला। ये दोनों भी आगरा में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और एक महत्वपूर्ण नाम था कॉमरेड राजेंद्र रघुवंशी का, जो प्रदेश में एप्टा के संस्थापक सदस्यों में थे। आगरा में पार्टी के द्वारा बिलोचपुरा में एक कम्यून चलाया जाता था जिसमें पुरावक्ती कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहते थे और यह बताता है कि एक अच्छा न्यूक्लियस आगरा में उस समय तैयार होने लगा था। और हम पश्चिम की तरफ जाएं तो 1936 में कॉमरेड सुरजीत ने पंजाब में पार्टी की सदस्यता ली। कुछ ही समय बाद उनको पंजाब से निकाल दिया गया सरकार के द्वारा। वह सहारनपुर आ गए। सहारनपुर में आकर के उन्होंने चिंगारी नामक एक पत्रिका निकालना आरंभ किया और सहारनपुर के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रचार प्रसार में सक्रिय हो गए। सहारनपुर में कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव अगर यह कहा जाए कि कॉमरेड सुरजीत के प्रयासों से हुई तो वह गलत नहीं होगा। वह अधिक समय तक सहारनपुर में नहीं रह पाए। 39 में जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और देवली कैंप में भेज दिया गया। इसी तरह मेरठ में पंजाब के जो कीर्ति ग्रुप था, जब उसे निष्कासित किया गया तो उसके कई साथी मेरठ में आकर बस गए। उन्होंने मेरठ से कीर्ति लहर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े और मेरठ में कम्युनिस्ट आंदोलन को बनाने में उनके द्वारा मदद दी गई। इस तरह हम पाते हैं कि विश्व युद्ध आरंभ होने तक पूरब से लेकर पश्चिम तक अधिकांश क्षेत्रों में कहीं पर मजबूती के साथ, कहीं पर अपनी शैशवावस्था की कमजोरी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का बीजारोपण हो गया था। फैजाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, बलिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कॉमरेड विश्वनाथ मर्दाना के द्वारा किया गया। वह पहले कानपुर में कम्युनिस्ट के रूप में सक्रिय रहे, फिर इलाहाबाद आए, उनके संपर्क में आकर के प्रभावित होकर के रमेश सिन्हा कम्युनिस्ट बने। फिर वह अपने गृह जिला बलिया चले गए और वहां पर पार्टी का गठन किया। बलिया में एक अच्छा ग्रुप कम्युनिस्टों का खड़ा हो गया। इसका पता इससे चलता है कि 1940 में फेफना में बलिया के कम्युनिस्टों का एक स्कूल लगा जिसमें 15 साथी मौजूद थे। यह क्लास
कंप्लीट नहीं हो सका, उसके पहले ही पुलिस को पता चल गया और साथियों को तितर बितर हो जाना पड़ा। तो इस तरह प्रदेश में पार्टी आगे बढ़ रही थी। 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। पार्टी ने एक सही लाइन अपनाई कि यह साम्राज्यवादी युद्ध है जिसको हमें भारत के मुक्ति संग्राम में बदलना चाहिए। इसी का नतीजा था कि पार्टी के ऊपर सरकार का जोरदार हमला हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट नेता थे देश के अंदर, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त प्रांत के तो लगभग सभी प्रमुख कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार हो गए। जिनको ज्यादा खतरनाक समझा गया उनको देवली कैंप में भेज दिया गया, बाकी को संयुक्त प्रांत के ही विभिन्न जेलों में रखा गया। नेताओं के रंगमंच से इस तरह हट जाने के कारण या हटा दिए जाने के कारण स्वाभाविक तौर पर आंदोलन पर असर पड़ा। फिर 42 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें पार्टी की लाइन के सही होते हुए भी जन भावनाओं से मेल न खाने के कारण उसका भी असर पार्टी के विकास पर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इस दौर में भी नौजवानों की एक नई टीम कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी और सक्रिय हुई। शंकर दयाल तिवारी, रवि सिन्हा, सरजू पांडे जैसे कॉमरेड, कानपुर में कॉमरेड राम आश्रय, इसी दौर में कम्युनिस्ट आंदोलन में आगे बढ़े। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उससे पहले जब सोवियत यूनियन पर हिटलर के हमले के बाद विश्व युद्ध का चरित्र बदल गया और पार्टी ने जन युद्ध की अवधारणा को स्वीकार कर सोवियत यूनियन की मदद करने का फैसला किया, तो पार्टी को कानूनी घोषित कर दिया गया और मुंबई में 43 में पार्टी की पहली अखिल भारतीय कांग्रेस हुई, जिसमें पार्टी के अखिल भारतीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा किया गया। 1945 के विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्ट आंदोलन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन पर संक्षेप में विचार करना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्योंकि उनके फलस्वरूप विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन में जो सुस्ती और कमजोरी आ रही थी उसको दूर करने में और तेजी से आगे बढ़ने में कुछ समय के लिए मदद मिली। पहली बात तो यह है कि 1945 के बाद देश के अंदर आजाद हिंद फौज के सेनापतियों सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज पर साम्राज्यवादी हुकूमत ने जो मुकदमा चलाया उसके विरोध में
पूरे संयुक्त प्रांत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि हुए। फिर 46 में जब रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया, जिसको रिन विद्रोह कहा जाता है, फरवरी 46 का, तो उसके समर्थन में भी संयुक्त प्रांत के किसानों, मजदूरों, छात्रों ने कार्रवाइयां की। यह एक घटना थी जिसने एक बार फिर से कम्युनिस्टों को इस प्रांत में इस बात का मौका दिया कि वह जनता के बीच में, जनता से जुड़े हुए, जनता को आंदोलित करने वाले सवालों को लेकर जाएं और जनता से अपने जीवन संपर्क को फिर से कायम करें। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या हुई? इससे बड़ी बात हुई कि विश्व युद्ध के बाद किसान आंदोलन में एक बड़ा उभार आया। तेलंगाना का किसान आंदोलन संयुक्त प्रांत की किसान सभा के नेताओं, किसान कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक आम सोच क्या बन गई? जब तेलंगाना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तेलंगाना का प्रभाव कितना ज्यादा था, इसको एक घटना से समझ लीजिए। एक मीटिंग में कॉमरेड जय बहादुर सिंह, जो विश्व युद्ध के दौरान सरजू पांडे के साथ पार्टी के मेंबर हो गए थे और अपने इलाके के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि पेरिस कम्यून, तो कॉमरेड सर देसाई ने, जो उस समय संयुक्त प्रांत की कम्युनिस्ट आंदोलन के पार्टी के इंचार्ज थे, कहा पेरिस कम्यून नहीं, संयुक्त प्रांत का तेलंगाना। और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने जय बहादुर सिंह, शेख कुमार और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने बैठकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि कैसे आजमगढ़ में तेलंगाना के तर्ज पर किसान आंदोलन को खड़ा किया जाए। कॉमरेड सरदेसाई इन नेताओं के साथ खुद आजमगढ़ पहुंचे, लेकिन उस योजना को अमली जामा पहनाया जा सके, इसके पहले ही इन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस दौर में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में, बस्ती में, बलिया में, आजमगढ़ में एक बड़ा किसान आंदोलन, जिसकी मुख्य धारा थी जमींदारी का समापन, इसको समाप्त करना, उठ खड़ा हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता के तौर पर कॉमरेड सरजू पांडे और जय बहादुर सिंह उभर कर सामने आए। यह आंदोलन बहुत तीखा आंदोलन था, जिसमें किसानों के द्वारा हमलावर रुख भी अपनाया गया था। किसानों के अंदर 2 दर्जन से अधिक किसानों का स्क्वाड बनाया गया था, जो जिस जगह पर जमींदार हमलावर हो वहां जाकर उसके हमले का मुकाबला करें। किसानों में एक भावना पैदा कर दी गई थी कि उन्हें सहना नहीं है, लड़ना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और इसका नतीजा क्या था? एक जमींदार की हत्या हुई, दूसरे छिछोर कांड नाम से जाने गए एक्शन में किसान भीड़ ने एक जमींदार के घर पर हमला किया, उसके परिवार के 6 सदस्यों को मार डाला और उसके घर में आग लगा दी। तो ये एक
मिलिटेंट किसान आंदोलन था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक समाप्त होने के बाद उठ खड़ा हुआ और इस आंदोलन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। इसमें दो उल्लेखनीय बातें हैं। एक तो यह कि इस दौर के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में हुई और दूसरी उल्लेखनीय बात है कि इस किसान आंदोलन में गांव की दलित जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, क्योंकि उनके हित किसानों की मुक्ति के साथ जुड़े हुए थे। उनके बीच में कम्युनिस्ट इतने घुल मिल गए थे और कम्युनिस्टों के अंदर वे इतने संख्या में आने लगे थे कि उस समय संयुक्त प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी को, अब वह सब गैर कानूनी है, लेना नहीं चाहिए, लेकिन चमारों की पार्टी कहा जाने लगा था। किसान आंदोलन केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बढ़ा और इसने केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मजबूत पार्टी का आधार खड़ा नहीं किया। उन्नाव में भी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, किसान आंदोलन में तेजी आई। हसनगंज तहसील से आंदोलन शुरू हुआ, उन्नाव के दूसरे गांवों में फैल गया और मुकुर में तो उसने एक अति आक्रामक किसान आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जो सफल नहीं हुआ क्योंकि वह बगैर पूरी तैयारी के और बगैर पूरी संगठन के साथ नहीं हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर भी कई गांवों में जमींदारों के खिलाफ किसान उठ खड़े हुए। शमशाबाद क्षेत्र के चंदेरा गांव में कॉमरेड गुरदयाल सिंह, जो विश्व युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे और जो उसी इलाके के रहने वाले थे, उनके नेतृत्व में और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के सहयोग से झाड़ी काटो आंदोलन चंदेरा गांव में चलाया गया और दसियों एकड़ जमीन जिस पर झाड़ियां लगा करके वहां के लाला छक्केमल ने कब्जा कर रखा था, उससे मुक्त करा करके किसानों में बांट दी गई। इसी तरह के किसान आंदोलन अलीगढ़ आदि के इलाके में भी विकसित हुए। तो 45 से 47 का समय संयुक्त प्रांत आगरा में बढ़ते हुए किसान आंदोलनों का और उन आंदोलनों में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने के कारण बढ़ते हुए किसान के बीच कम्युनिस्ट प्रभाव का दौर था। यह कॉमरेड संक्षेप में आजादी पूर्व के संयुक्त प्रांत के कम्युनिस्ट आंदोलन का एक सर्वेक्षण है। अब इस सर्वेक्षण से हमें क्या मालूम होता है? इस सर्वेक्षण में हम एक बात देखते हैं, वह है कि जब तक नौजवान और छात्रों को हम कम्युनिस्ट आंदोलन से नहीं जोड़ते हैं, जब तक वह नौजवान और छात्रों का एक हिस्सा सब कुछ त्याग कर एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए
अपने को समर्पित नहीं करता है, तब तक कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास नहीं हो सकता है। 1920, 30, 40 के दशक में वह हमारे साथ था, हम आगे गए। आज वह हमसे दूर है और यह हमारी कमजोरी का एक बड़ा कारण है। दूसरा सबक क्या है कि जब तक हम मजदूर आंदोलन में सही चेतना के साथ उनके संगठन में, उनकी लड़ाइयों में नेतृत्वकारी भूमिका अदा नहीं करते हैं, तब तक मजदूर वर्ग हमसे नहीं जुड़ता है, हमारा आंदोलन विकसित नहीं होता है। कानपुर में जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा केंद्र विकसित हुआ, वह छात्रों के साथ साथ मजदूर आंदोलन का नतीजा था। तीसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिस्ट आंदोलन का विकास हमारे प्रदेश में जुझारू किसान आंदोलन के माध्यम से ही संभव हो सका। और आज भी इससे हमें सबक मिलता है कि अगर हमें अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना है तो एक बार फिर से प्रदेश के अंदर जुझारू किसान आंदोलन को खड़ा करना होगा। और इसके लिए अवसर भी है, क्योंकि आज जितने तीखे हमले किसान पर हो रहे हैं, उतने तीखे हमले तो जमींदारी के दौर में भी शायद नहीं हुए होंगे। लाखों की संख्या में किसानों का आत्महत्या करना बताता है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और आखिर में 30 और 40 के दशक में हम देखते हैं कि संयुक्त प्रांत में बुद्धिजीवी, संयुक्त संस्कृत कर्मी बड़े पैमाने पर हमारे आंदोलन और पार्टी से जुड़े थे, लेकिन कुछ कारणों के बाद की वजह से वह हमसे बाद में दूर चले गए। और इसलिए आज जब हम कम्युनिस्ट आंदोलन को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं, शोषण मुक्त समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, तो हमें प्रदेश के बुद्धिजीवियों में, संस्कृत कर्मियों में अपनी पैठ को बढ़ाना होगा। कॉमरेड, यह है स्थापना से लेकर 1947 तक संयुक्त प्रांत में कम्युनिस्ट आंदोलन का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। धन्यवाद।